Good morning, dear students. Today we will discuss about the evolution method by Dr. Van Newton and the philosophical background of the BTPP. And the full name of this BTPP is Bonninghausen's Therapeutic Pocket Book, which is authored by the Dr. Bonninghausen. And the full name of Dr. Bonninghausen sir is Baron Clemens Maria Franz von Bonninghausen. So today we start with the Bonninghausen's method of evolution. So according to Bonninghausen, the following 7 points should be considered to complete the case for the evaluating the case. First one is quiz, second is quiz, third is UV, fourth QB subzilla, fifth curve, sixth Quimodo, and seventh Quanto. And what is the mean of quiz? Is the mean of quiz is personality of the individual. There are personal characteristics of the patient regarding to his age, sex, constitution and temperament, and the change from health to disease as manifested in the despair. So individual की personality से related सब कुछ हम quiz में mention करते हैं. Then quiz refers to the disease, its nature and peculiarity. कि किस टाइप की डिजीज है, उसकी क्या पिकुलरिटीज है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हैं ऑफ द डिजीज रिगार्डिंग टू ओवरऑल टू द डिजीज. देन यूवी द सीट ऑफ द डिजीज, कि डिजीज की सीट कहाँ है, कहाँ डिजीज प्लेस करती है, कौन से ऑर्गन पे प्लेस करती है, कौन से पार्ट पे या कौन से सिस्टम पे वो प्लेस करती है. देन क्यूबिस ऑक्सिलस एसोसिएटेड सिम्टम्स that are concomitant. Then care the cause of the disease, the causative factor regarding to the disease, कि उस disease का cause क्या रहा है. Then Quimodo, the modifying factors, both aggravations and ameliorations. Then Quando, 7th point is the last point. So the time of appearance of aggravation and relief as also the natural evolution. तो यहाँ क्वांडो में उन्होंने टाइम मॉडलिटीज को प्लेस किया. तो ये 7 पॉइंट्स मिला के बोनिंगसन का इवोल्यूशन या उसकी टोटलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं. अगेन हम बात करते हैं क्विज, क्विज, यूबी, क्यूबिस ऑक्सिलस, कर, क्यूमोडो एंड क्वांटो. इज इट क्लियर? देन द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ BTPP, Bonninghausen's Therapeutic Pocket Book. So Bonninghausen emphasized more on completing the symptom with all their following components. हम उसकी एग्जैक्ट BTPP की फिलोसफी में जाने से पहले हम बात करते हैं कि बोनिंगसन ने किसको प्रीफर किया था, किस पर एम्फेसाइज किया था, किस पे ज्यादा प्रेशर दिया था. तो बोनिंगसन एम्फेसाइज मोर ऑन कंप्लीटिंग द सिम्टम विद ऑल देयर फॉलोइंग कंपोनेंट्स. तो उन्होंने कंप्लीट सिम्टम पे जोर दिया कि हमेशा जो सिम्टम है वो कंप्लीट होना चाहिए. तो उस सिम्टम को कंप्लीट होने के लिए सिम्टम में 4 कंपोनेंट्स होने नेसेसरी हैं. 4. फर्स्ट वन इज लोकेशन, सेकंड सेंसेशन, थर्ड मोडिलिटी एंड फोर्थ कॉन्फर्मेशन. लोकेशन विच इंक्लूड पार्ट, तो पार्ट हो सकता है या ऑर्गन्स हो सकते हैं या टिश्यूज हो सकते हैं या कोई सिस्टम हो सकता है, एज वेल एज डायरेक्शंस एंड एक्सटेंशन. डायरेक्शन भी हो सकती है कि राइट साइड है या केवल, या राइट टू लेफ्ट जा रहा है या लेफ्ट टू राइट जा रहा है या अबाउट टू डाउनवर्ड जा रहा है. तो विच ऑल आर इंक्लूडेड इन लोकेशन. देन सेंसेशन, सेंसेशन इज काइंड ऑफ पेन. किसी भी तरह का पेन हो, चाहे वो बर्निंग पेन हो, स्टिचिंग पेन हो, थ्रोबिंग पेन हो, पल्सेटिंग पेन हो या एकिंग पेन हो, तो जैसा भी उसको पेन में सेंसेशन हो रहा है, विच आर इंक्लूडेड इन द सेंसेशन कंपोनेंट. एंड सफरिंग एंड कंप्लेंट, पेशेंट की जो भी कंप्लेंट है दैट आर सेंसेशन, उसको जो फील हो रहा है, एंड ऑल्सो फंक्शनल और ऑर्गेनिक चेंजेस करेक्टराइज द मॉर्बिड कंटेंट. देन देयर इज सम पिक. तो यहाँ हम देख सकते हैं पिक से, अगर पेशेंट लोकेट कर रहा है तो यहाँ हम देख सकते हैं देयर इज हेडेक इन द टेम्पोरल रीजन. यहाँ हम देख रहे हैं तो पेन इन राइट हाइपोथैलेमस रीजन, पेन इन umbilical region, पेन इन lumbar region या पेन इन hypogastria. तो
इस पिक से हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देन थर्ड कंपोनेंट मॉडलिटी. These include conditions of aggravations or amelioration. Factors which cause, excite, increase or decrease or modifying a symptom are included in the modality. वो सारे फैक्टर जो एज ए कोज काम करेंगे या एक्साइटेशन के तौर पे काम करेंगे, हमारे सिम्टम्स जो प्रेजेंट है उसको एक्साइट करेंगे या इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो वो मॉडिफाई करेंगे या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो ऑल आर फैक्टर्स इंक्लूडेड इन मॉडलिटी. देन फोर्थ कंकोमिटेंट. अब जो वापस बैक चलता है मॉडलिटीज पे, तो मॉडलिटी जो है वो कोई भी डे टाइम भी हो सकता है या सन हीट हो सकती है या कोई सिचुएशन हो सकती है या कोई टाइम हो सकता है, तो मॉडलिटीज ऑल्सो इंक्लूडेड टाइम मॉडलिटीज ऑल्सो. देन फोर्थ कंपोनेंट concomitant. Symptoms appear and disappear with the main complaint, but they does not have any pathological relationship with the main complaint. जो concomitant होते हैं वो ऐसे symptoms होते हैं जो main complaint से related नहीं होते हैं, पैथोलॉजिकली कोई रिलेशन नहीं होता है main complaint से, बट वो हमेशा main complaint के सामने प्रेजेंट रहते हैं. तो ऐसे symptoms का कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, बट वो प्रेजेंट हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि उनको हमेशा कोरिलेटिव में लेना है, तभी हमारे सिम्टम कंप्लीट हो पाए. फॉर एग्जांपल, इन कैप्सिकम एनम पेन इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑन कफिंग, दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्कोमिटेंट. पेन इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑन कफिंग, ब्लैडर, लेग, ईयर, एटसेट्रा. देयर इज पेशेंट प्रेजेंट विद कफिंग, but coughing is not related to the pain in the distant parts like bladder, leg, ear, but patient has pain in the distant parts. Patient को distant parts में pain है, bladder, leg, ear, जबकि उसको केवल coughing है. Cough is related to the respiratory system, but he has pain in bladder, leg, ears also. So this is the concomitant symptom. Then in alumina, diarrhea when see urinate. जब वो यूरिन के लिए जाता है तो उसको हमेशा मोशन होता है. एंड हैज टू स्टैंड इन स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, या फिर वो स्टूल के लिए स्ट्रेन करता है, स्ट्रेनिंग करता है, तो उसको यूरिनेशन भी हो जाता है, यूरिन भी आ जाता है. तो वो कौन कौन. देन यहाँ सम पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स को देख के हम बता सकते हैं उसकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बता सकते हैं, फिजिकल मेकअप बता सकते हैं. ओके, देन बीटीपीवी इज बेस्ट. फाइनल हम चलते हैं फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड होता बीटीपीवी पर. तो बीटीपीवी इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फंडामेंटल कंसेप्ट. तो उन्होंने जब बीटीपीवी कंस्ट्रक्ट की तो उसके आगे उसको जिस फिलोसफी पे बेस किया उसके लिए उसको उन्होंने 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया. तो वो 4 फंडामेंटल कंसेप्ट क्या थे डॉक्टर बोनीमसन सर के फॉर द बोनीमसन थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक. फर्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, which is also called doctrine of grand generalization. Second, doctrine of concomitant, and third, evolution of remedies, and fourth, concordances. Concordances is a new word at the time of the Dr. Bonington. Then first, doctrine of analogy and doctrine of grand generalization. So to make a symptom complete, the local modalities and sensations pertaining to one part should be applicable to other parts. In case modalities and sensations are not experienced by the patient or unnoticed by the physician, the raise local symptoms to a general level which could be used for the whole person. This principle is called doctrine of analogy or doctrine of grand generalization. तो डॉक्टर बोनिंगसन सर ने अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की कि डॉक्टर बोनिंगसन सर ने कहा कि एक सिम्टम कंप्लीट तभी होगा जब उसके चारों कंपोनेंट पूरे होंगे. तो वो कंपोनेंट क्या थे? एलएसएमसी. इन शॉर्ट में हम बात करते हैं एलएसएमसी, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कंकोमिटेंट. तो लेकिन जब डॉक्टर बोनिंगसन सर ने बीटीपीवी कंस्ट्रक्ट करी और वो बहुत सारी मैथमेटिका के लिए गए, बहुत सारी लिटरेचर्स में गए, बहुत सारी उनसे पहले जो रेपुटरी पब्लिश्ड हैं उन रेपुटरीज पे गए, तो उन्होंने देखा कि वहां उन्हें कहीं कंप्लीट सिम्टम नहीं मिल रहे हैं. तो उन्होंने बीटीपीवी कंस्ट्रक्ट करी बेस्ड ऑन कंप्लीट सिम्टम. और अगर ऐसे केसेस हैं जहां हमें सिम्टम कंप्लीट नहीं मिलता है
तो उन सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी का नाम डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी या डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन रखा। उसमें उन्होंने कहा कि अगर पेशेंट हमारे पास 2 पार्ट की या 3 पार्ट की या बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आ रहा है और हमारे पास 2 पार्ट की सेंसेशन एंड मॉडलिटीज अवेलेबल है, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वहाँ का मॉडलिटीज और सेंसेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस जो 2 पार्ट की जो मॉडलिटी और सेंसेशन हमें मिल रहा है उसको हम एज ए जनरल यूज कर सकते हैं, मतलब उसको तीसरे पार्ट के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं एज ए जनरल मानते हुए। इसी को उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी कहा, या जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन भी कहते हैं। तो मोस्टली जो थे जिनको उन्होंने जनरल एज ए जनरल यूज करने के लिए कहा, तो वो मोस्टली मॉडलिटीज और सेंसेशन। तो ही कंसिडर सिकनेस एज एक्सप्रेशन ऑफ द होल मैन। तो इसके पीछे भी उन्होंने कहा कि एज ए जनरल मानना है, तो उसके पीछे भी उन्होंने रीजन बताया कि ही कंसिडर सिकनेस एज एक्सप्रेशन ऑफ द होल मैन एंड नॉट ऑफ द पार्ट। ये सबको पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिजीज है, वो जो बीमारी है या जो सिकनेस है या जो डिजीज है, वो एज ए होल प्रेजेंट है, किस पर्टिकुलर पार्ट की डिजीज नहीं है। तो जो भी सेंसेशन या मॉडलिटीज अगर लैकिंग है किसी तीसरे पार्ट की या चौथे पार्ट की, अगर 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हमें मिल रही है, तो उसको हम एज ए जनरल अप्लाई कर लेंगे। तो सिकनेस इज एक्सप्रेस्ड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पर्सन, thus all those modalities which are noticed in one part but missing in any other part should be taken as an expression of the whole person. Then doctrine of concomitant. Bonifason identified in his case a group of symptoms along with the main complaints. The symptoms were generally overlooked by the patient and unnoticed by the physician. तो जैसे हमने बात की कॉन्कोमिटेंट पार्ट की, जब हमने सिम्टम को कंप्लीट किया विद द 4 कंपोनेंट्स लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट्स, तो उसमें बात की थी कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स क्या होते हैं। तो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो मेन कंप्लेंट के साथ हमेशा फॉलो करते हैं, मेन कंप्लेंट के साथ चलते हैं, बट उनका मेन कंप्लेंट से कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है। तो वो पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होने से कई बार पेशेंट भी उसको ओवरलुक कर देता है, पेशेंट उसको नहीं बताता है, या फिजिशियन भी कई बार नोटिस नहीं करता है। तो he emphasized that in all cases such a group of symptoms that exist and they are missed because of inadequate observation. और वो कहते हैं कि कैसा भी केस हो, किसी भी टाइप का पेशेंट है, किसी भी डिजीज का पेशेंट है, हमेशा हमें ऐसा सिम्टम ग्रुप मिलेगा जिसको हमें हमेशा ऑब्जर्व करना है, इग्नोर नहीं करना है। They appear to be unrelated to the main complaint but are quite crucial in visualization the case as well as the because वो जो symptoms हैं वो concomitant symptoms हैं और वो keynote symptoms हैं जो हमें visualization में help करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी, एक एल्यूमिनम एडिशन में बात की थी, और एक हमने बात की थी एग्जाम्पल के तौर पे, हम बैक चलते हैं बैक स्लाइड पे, कैप्सिकम एनम में बात की थी। आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये concomitant. Then evolution of remedies. So Bonninghausen was the first to grade the remedies. Bonninghausen first person थे जिन्होंने medicines को grading दी, और he noticed that there is difference in the frequency and intensity in the appearance of symptoms and poor. उसका रीजन ये रहा कि जब भी हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, किसी भी प्रूविंग में जब हम मेडिसिन को प्रूव करते हैं, तो वो जो मेडिसिन सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है प्रूविंग के दौरान पे, तो उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। इसी वजह से उन्होंने मेडिसिन की ग्रेडिंग की। तो ग्रेड द रेमेडीज इनटू 5 ग्रेड्स। उन्होंने मेडिसिन को 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया। तो वो ग्रेडिंग क्या थी, उन्होंने अपने रेपर्टरी में उनको रिप्रेजेंट किया। कैपिटल से रिप्रेजेंट किया फर्स्ट ग्रेड को, जिसको 5 मार्क्स हम देते हैं। बोल्ड से रिप्रेजेंट किया सेकंड ग्रेड को, जिसको 4 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड इटैलिक, थर्ड ग्रेड को रिप्रेजेंट किया इटैलिक से, जिसको 3 मार्क्स हैं। फोर्थ ग्रेड को रिप्रेजेंट किया रोमन में, जिसके 2 मार्क्स हैं। एंड फिफ्थ ग्रेड इज द रोमन इन पैरेंथेसिस, तो रोमन ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो उसको 1 मार्क्स। अब फर्स्ट ग्रेड के कौन सी मेडिसिन के लिए कहा गया कि फर्स्ट ग्रेड ऐसी मेडिसिन है जिसकी प्रूविंग बिल्कुल रिकॉर्डेड है, रीप्रूव कंफर्मेटरी है और क्लिनिकली वेरीफाइड।
प्रूव्ड भी है, प्री प्रूव्ड भी है और क्लिनिकली वेरीफाइड भी है। एंड सेकेंड ग्रेड में वो मेडिसिन हैं जो प्रूव्ड हैं, reproving है but occasionally verified. Then third grade, now and then a prover brings out, not confirmatory but verified, clinically verified है, confirmatory नहीं है, proving में भी किसी prover में आई है, किसी prover में नहीं आया, but verified है, clinically present. Then fourth grade, only clinically verified, clinical symptom है ये medicine. And fifth grade, not confirmed, not verified, doubtful remedies है but proved है. तो यहाँ हम देख सकते हैं इस पिक में, दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द पीटीपीवी। तो पीटीपीवी का स्क्रीनशॉट है, इसमें चैप्टर माउथ एंड प्रोसेस, हंगर एंड थ्रस्ट। हंगर एंड थ्रस्ट में जनरल रूब्रिक लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये कैपिटल डिजिटली फर्स्ट ग्रेड चाइना, ये देख सकते हैं। इसके बाद में बोल्ड ब्राइनिया, सेकेंड ग्रेड रोमन, थर्ड ग्रेड first grade is capital, second grade is bold, third grade is italic, fourth grade is Roman, and fifth grade is Roman in parenthesis. तो italic is the third grade. यहाँ italic देखिए, ये है italic, ये कैक्टस, ये थर्ड ग्रेड, अर्जेंटम नाइट्रिकम ये थर्ड ग्रेड है, एंटिम कार्ड ये ग्रेड। तो फर्स्ट हो गई कैपिटल वाली, सेकेंड हो गई बोल्ड, थर्ड हो गई इटैलिक, फोर्थ हो गई रोमन एंड फिफ्थ हो गई रोमन इन पैरेंथेसिस। तो बहुत कम रूब्रिक्स में मेंशन है क्योंकि वो डाउटफुल रेमेडी। यहाँ देखिए, यहाँ चैप्टर सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें जनरल रूब्रिक सेक्सुअल ऑर्गन्स इन जनरल, इसमें ये देखिए रोमन इन पैरेंथेसिस ट्रोफेरा। तो ये फिफ्थ ग्रेड है, यहाँ ये फर्स्ट ग्रेड, यहाँ ये थर्ड ग्रेड इटैलिक। Then next concordance। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पे हमने देखा कि इसका डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेंट देखा एंड इवोल्यूशन ऑफ रेमेडीज देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंकोर्डेंस की, क्योंकि कंकोर्डेंस सबसे पहले यहाँ यूज हुआ और तो वहाँ हम उसका वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, कंकोर्डेंस का मतलब क्या होता है, फिर देखेंगे कंकोर्डेंस को किस लिए इन्होंने यूज किया और किस तरीके से इसको यूज करते हैं और उसमें क्या मेंशन किया और उसको मेंशन करने के पीछे क्या फिलॉसफी रही और उस चैप्टर को हम कैसे यूज करते हैं। कंकोर्डेंस इज द लास्ट चैप्टर मेंशन इन द बीटीपीपी। तो उस चैप्टर को पहले कंकोर्डेंस कहा गया, बाद में उसका एक्यूरेट नेम कर दिया गया डॉक्टर एलन ने, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। तो वहाँ मेडिसिन की सारे रिलेशनशिप्स हैं एंड उस चैप्टर को हम कैसे यूज करते हैं और क्या उसमें मेंशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।